बस कुछ ही क्षण और हमारे डायरेक्टर सर मुख्य अतिथि हमारे साथ जुड़ेंगे और हम प्रतियोगिता आरंभ करेंगे। कृपया कर तब तक के लिए शांत रहें। कुछ ही क्षण और हम आरंभ करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील जोगी महोदय, आदरणीय डायरेक्टर सर डॉक्टर एस विश्वनाथन, आदरणीय डीन डॉक्टर आर.पी. महापात्रा, आदरणीय डीन IQAC डॉक्टर धौम्या भट्ट मैम। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एक बहुत ही ऐतिहासिक आरंभ इस आयोजन का होते हुए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सारे मुख्य अतिथियों और हमारे डीन डायरेक्टर सर सबका। नमस्कार। तो जोरदार स्वागत के साथ ही मैं इस आयोजन करना चाहूँगा हमारे वाद विवाद प्रतियोगिता का, और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील जोगी, डायरेक्टर सर एस विश्वनाथन सर एंड डीन IQAC धौम्या मैम। आप कृपया कर मंच पे आएँ और दीप प्रज्वलित कीजिए। जोरदार स्वागत कीजिए। हम और भी जितने भी फाइनलिस्ट थे उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं मंच पर दीप प्रज्वलन के लिए। सारे पार्टिसिपेंट्स फाइनलिस्ट कृपया मंच पर आएं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योतिः परब्रह्म। दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपज्योतिः परब्रह्म। दीपज्योतिर्जनार्दनः। दीपो हरतु मे पापम्। सन्ध्यादीप नमोस्तुते। ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। ओ दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः। आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा। रवेर यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वे कृपया कर अपने स्थान पर सरस्वती वंदना के लिए खड़े हो जाएं। शुभ्रवस्त्रावृता।
इस सभा में बैठे सभी छात्रगण, अध्यापकगण और हमारे प्रिय दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आज मैं लक्ष्य अरोड़ा और मैं बारबी माथुर प्रेरणा दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित किए गए इस अद्भुत समारोह में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रेरणा दिवस हमारे माननीय फाउंडर चांसलर सर डॉक्टर टी.आर. पारिवेंद्र के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस वर्ष हम 24 अगस्त से 5 सितंबर 2024 तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। प्रेरणा दिवस समारोह मना रहे हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता उनमें से एक है। जी हाँ, प्रेरणा दिवस एक ऐसा अवसर है जब हम अपने जीवन में प्रेरणा के स्रोत को पहचानते हैं और उसकी कदर करते हैं। और इस अवसर पे हमारे लिए हमारे प्रेरणा का स्रोत हमारे फाउंडर चांसलर डॉक्टर टी.आर. पारिवेंद्र हैं, जिनका एक एक शब्द, एक एक कदम, एक एक लफ्ज़ हमारे लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। डॉक्टर सुनील जोगी हमारे आज के मुख्य अतिथि एक भारतीय लेखक, हास्य कवि और हिंदुस्तानी अकेडमी के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के पद भी संभाला है। वह भारत के रेलवे और सांसदीय कार्य मंत्रालय के हिंदी सलाहकार भी हैं। जोगी जी ने हिंदी साहित्य में अपनी एमए और पीएचडी डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने 80 से अधिक पुस्तकें लिखी है और माया फाउंडेशन नई दिल्ली के अध्यक्ष हैं, जो कि एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जो गाँव के क्षेत्रों में सस्टेनेबल एजुकेशन का बढ़ावा देती है। 2015 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, सबसे बड़ा भारतीय नागरिक पुरस्कार और यश भारती से सम्मानित किया है। डॉक्टर सुनील जोगी जी ने विविध विषय पर लगभग 50 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और विभिन्न राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में कॉलम लिखने के साथ साथ ही कई सारे चैनल्स पर अपनी प्रस्तुतियां भी दी हैं। जोगी जी ने भारत के अलावा कई देशों में जैसे कि अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे जैसे कई देशों में काव्य यात्राएं की हैं और कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ और संचालन किया है। आपको देश की नई पीढ़ी के कवियों में सबसे ऊर्जावान रचनाकार माना जाता है। मंच पर अद्भुत प्रस्तुति देने में आपका कोई सानी नहीं। आज हमको आपका सानिध्य प्राप्त हुआ, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील जोशी जी का। मैं हमारे माननीय डायरेक्टर डॉक्टर एस विश्वनाथन और माननीय डीन IQAC डॉक्टर डोम्या भट्ट से आवेदन करूंगा कि वे कृपया कर मंच पर पधारें और डॉक्टर सुनील जोशी जी का सम्मान करें। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां बजाइए हमारे डायरेक्टर सर डॉक्टर एस विश्वनाथन, हमारे IQAC डॉक्टर डोम्या भट्ट और हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील जोगी जी के लिए तालियां। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। डॉक्टर सुनील, हम चाहेंगे कि आप यहीं विराजमान हुए। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम चाहेंगे डॉक्टर सुनील, आप कृपया कर माइक में हमारे लिए कुछ बोलें, इस कार्यक्रम के बारे में अपना विचार प्रकट करें। प्लीज सर। जोरदार तालियां डॉक्टर सुनील जोगी सर के लिए। सबसे पहले मैं SRM के बहुत पावन, बहुत शानदार इस कैंपस में, इस प्रांगण में आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये नई पीढ़ी जो भारत को बनाने वाली है, सजाने वाली है, संवारने वाली है, उसका बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जोश थोड़ा आप में कम है, मैं अगर हूं और इतना बड़ा उत्सव यहाँ है तो आपकी एनर्जी लेवल भी वैसा ही होना चाहिए। आज इस प्रेरणा दिवस के अवसर पर, जो कि एक दिन का नहीं लगभग 10 दिनों का उत्सव है, और आदरणीय आपके डॉक्टर टी.आर. पारिवेंद्र साहब जो कि संस्थापक हैं, कुलाधिपति हैं और भूतपूर्व सांसद भी हैं, इतना बड़ा काम उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में किया है।
ऐसी महान विभूति को मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि शतायु हों, दीर्घायु हों, सदा स्वस्थ रहें और उन्हें एक दिन बड़े सम्मानों से पद्म भूषण, भारत रत्न जैसे सम्मान उनको मिलने चाहिए, क्योंकि जब राजनीति के लोगों को मिल सकते हैं तो ये सम्मान हमारे ऐसे लोगों को भी मिलना चाहिए जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बहुत बड़ा काम किया है। प्रेरणा दिवस मनाने का इतना बड़ा संकल्प 10 दिन तक, मैं समझता हूँ कि आज ये पहला उत्सव है। 27 से लेकर 5 सितंबर तक ये उत्सव होने वाला है और रोज़ नई नई प्रतियोगिताएं यहाँ होंगी, वाद विवाद होंगे और अनेक तरह के कार्यक्रम होंगे। विश्वनाथन जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके प्रेम के कारण, मित्रता के कारण मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ कुछ सालों पहले और आज भी मैं आप सबके सम्मुख हूँ। जैसी मुझे जानकारी मिली 2 टीमें यहाँ होंगी वाद विवाद के लिए, शायद ये बच्चे बैठे हैं। और तकनीकी हमारे जीवन में वरदान है या अभिशाप है, इस पर अलग अलग विषय पर ये लोग बोलेंगे। मैं सबको सुनने के बाद फिर मैं भी कुछ निर्णय दूंगा और कुछ बोलूँगा। तकनीकी निश्चित तौर पर जीवन में बहुत आवश्यक है। विकास का एक संकेत है कि अगर देश विकास कर रहा है तो तकनीकी ही हमें बताती है कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। बस ये ज़रूर है कि हम किसी भी तकनीकी को अगर ध्यान से उसका प्रयोग करते हैं समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, किसी के लाभ के लिए, तो बहुत अच्छा है। लेकिन वही तकनीक अगर हम उसका अच्छा इस्तेमाल नहीं करते, सही इस्तेमाल नहीं करते, तो वही तकनीक हमें नुकसान भी देती है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। आज ये नया सोशल मीडिया का दौर है, ये भी सब तकनीकी है, बढ़ती हुई तकनीकी। तो अगर इसका इस्तेमाल हम अच्छी तरह से करेंगे तो अपने कैरियर के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे, सूचना के लिए करेंगे तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इसके आदी बन जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जब हम मोबाइल देखते हैं और घंटों तक बैठे होते हैं तो उनको तमाम बीमारियां लगती हैं और सबसे बड़ा नुकसान भी उनका ये होता है कि उनका जो मस्तिष्क है वो तकनीकी कई बार उसे कमज़ोर करती है। ज़्यादा विज्ञान के साथ रहने में कला कहीं ना कहीं मरती है, सृजनशीलता मरती है, आपकी सोच कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। मैं चूँकि कवि हूँ, लेखक हूँ, तो ये महसूस करता हूँ कि मैं भी मोबाइल का इस्तेमाल करता हूँ, कंप्यूटर का करता हूँ, लेकिन जो आनंद मुझे कागज़ पर कविता लिखने में आता है वो मोबाइल पर लिखने में नहीं आता। तो बाकी मैं और बच्चों को सुनूंगा, इन विद्यार्थियों को, और इनके विचार सबके लिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी उपयोगी होंगे कहीं ना कहीं, ऐसा मैं समझता हूँ। मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैनेजमेंट का, विश्वनाथन जी का, मैडम का। और मैं चूँकि कवि हूँ और कुछ आप कविताएं सुनना चाहें तो मैं थोड़ी सी वानगी आपको सुना सकता हूँ, दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक बार आपको तालियां बजानी पड़ेंगी और थोड़ा जोश में रहना पड़ेगा। और मैं ये सोच रहा था कि नई पीढ़ी को आपकी तरह की कविताएं कैसे कही जाएं जिनमें ह्यूमर भी हो और कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगे। तो 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं। मैं भी राजनीति के बीच रहता हूं। योगी जी की सरकार आई जब यहाँ तो उन्होंने आते ही एंटी रोमियो स्कॉट बनाया, पता होगा आपको। तो मैंने उनसे पूछा कि एंटी रोमियो स्कॉट क्यों बनाया। अब उनका जवाब सुनना योगी जी का, कि किसी घटना से, किसी समाचार से कविता कैसे निकलती है, ह्यूमर कैसे निकलता है। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, योगी जी कह रहे हैं। और जितना जीवंत रहकर सुनेंगे मैं ये तय करूंगा कि आगे और सुनाऊं कि नहीं। कि चाहत के साथ में क्लैप भी कर सकते हैं। कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा।
ये अपना समर्थन 10 गुना कर दो तो मैं आपका आनंद 100 गुना करने का वादा करता हूं। नाम बदले हमारे योगी जी ने कई शहरों के, मेरे एक मित्र हैं, कंफर्म टिकट लिया फैजाबाद से इलाहाबाद का, मिश्रा जी ने कंफर्म टिकट ट्रेन का लिया, फैजाबाद का अयोध्या हो गया, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया, मिश्रा जी विदाउट टिकट हो गए, नाम बदल गया। मुझे करीना कपूर मिली एक कार्यक्रम में, मैंने कहा कभी उत्तर प्रदेश आओ, देखो कितना काम हो रहा है, राम मंदिर बन रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, विकास देखो। बोले नहीं यूपी नहीं आएंगे, बहुत टेंशन है। मैंने कहा क्या टेंशन है? बोले नाम बदल देते हैं। अब उनकी टेंशन देखना नाम बदलने से, कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दे। 1 2 3 4 जिनके हाथ खाली हैं वो भी यही करें जो बाकी कर रहे हैं, कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दे, और दूध का गिलास कहीं जाम न कर दे। जैसे इलाहाबाद को प्रयाग कर दिया, वैसे मेरा तैमूर तुकाराम न कर दे। देखो सावधान रहना पड़ेगा आपको। अगर किसी की उम्र 35 साल हो गई है विश्वनाथन जी, और प्रेम नहीं हुआ उसको, किसी से कोई प्रेमिका नहीं है, शादी भी नहीं हुई, तो इसका मतलब उसका जन्म सिर्फ जनगणना के लिए हुआ है। ये ध्यान रखिए। और नौजवान पीढ़ी है, मैं तो इतना ही एक मैसेज दे सकता हूँ, हमारी प्रेरणा तो यही हो सकती है आपके लिए, कि इश्क विश्क के चक्कर में बिल्कुल बेकाबू मत बनना। बाबा बेशक बन जाना, पर किसी का बाबू मत बनना। तो ये उम्र आपकी पढ़ाई की है, कैरियर बनाने की है, इसमें बाबू बनने के चक्कर में मत रहना। अभी एक फिल्म आई थी पीछे, टाइटैनिक, मालूम है आपको? इंग्लिश में थी, और अगर वो विश्वनाथन जी बिहार में बनती, भोजपुरी में होती, तो उसका नाम मालूम है क्या होता? टाइटैनिक का नाम होता नैया डूबल पानी माँ और मजनू मरल जवानी माँ। मैं थोड़ी देर और आपको हंसाता हूं, और मैं तो चाहता हूं कि विश्वनाथन जी इस प्रेरणा के उत्सव में साल में एक बार केवल हास्य कवि सम्मेलन रखा करिए, कवियों को बुलाइए और खूब इन बच्चों के होठों पर ठा के लिखने का काम करिए। कि कमुरा है किसी और का, रहता है कोई और। सुन लो, बाद में बजाना, क्योंकि वो आप तक आवाज साफ नहीं पहुंचती शायद। कि कमरा है किसी और का, रहता है कोई और, कुर्सी है किसी और की, बैठा है कोई और। इस दौर की इन लड़कियों का हाल न पूछो, टैटू है किसी और का, टैटा है कोई। ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के ज़माने में किताबों में फ़ोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती है। अंतर है, लड़के और लड़कियां, इनकी सोच में अंतर है, विचारों में अंतर है, समझ में अंतर है। अगर आप किसी लड़की की ड्रेस की तारीफ़ कर दो, वेरी नाइस, बहुत सुंदर है, तो थैंक यू भी बोलेगी, और अगले दिन बदल के चेंज कर करके पहन के आएगी। अब आप किसी लड़के की टी शर्ट की तारीफ कर दो कि बहुत अच्छी हो, खासतौर पे लड़की कर दे, तो अगला 1 महीने तक रोज वही टी शर्ट पहन, ऐसा होता है। तो और सुनिए प्रेम में क्या क्या होता है और तकनीकी कहाँ काम करती है, ये भी आप, तकनीकी से ह्यूमर कैसे निकलता है। कि उससे न मिल सके तो कई दिन उदास थे, उससे न मिल सके तो कई दिन उदास थे,
पारो थी वो मेरी हम उसके देवदास थे, पारो थी वो मेरी हम उसके देवदास थे। चैटिंग जो देखी उसकी तो मुझको पता लगा, उल्लू हमारे जैसे तो 40-50 थे। ये तकनीकी में ये खतरा है, बस ये तकनीकी का खतरा है। एक और तकनीकी का खतरा बताता हूं कि लगता था कि वो मुझ पे ही मरती थी दोस्तों, लगता था कि वो मुझ पे ही मरती थी दोस्तों, मेरे लिए ही सजती संवरती थी दोस्तों। रिचार्ज अपने फोन का मुझसे कराती थी, पर बात किसी और से करती थी दोस्तों, पर बात किसी और से करती। ये भी तकनीकी का ही मामला है कि हक मालिकाना थी कभी अब लीज हो गई, सातों जन्म की रस्म बुरी चीज हो गई, सातों वचन की रस्म बड़ी चीज हो गई, सातों जन्म की छोड़ो 7 दिन नहीं चलती, लगता है मोहब्बत भी चाइनीज हो गई, लगता है मेरे एक मित्र हैं चाइना गए, वो कोई लड़की पसंद आ गई, वो शादी करके आ गए, बाद में वो 6 महीने में मर गई। तो बैठ के रो रहे थे तो दादाजी ने समझाया कि बेटा रोता क्यों है, चाइनीज माल इससे ज्यादा चलता ही कहां है। तो मैं ये कहता हूं आपसे कि भीड़ में दुनिया के पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की एक दालान बनाए रखना, अपने होठों पे ये मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना। आपके होठों पर मुस्कान रहे और इस दिल में हिंदुस्तान रहे, एसआरएम रहे, और आप इस प्रेरणा दिवस पर केवल प्रेरणा ना लें, पूरे साल आप जीवन में प्रेरणा लेते रहें। ऐसी मैं प्रयास करता हूं, ऐसा भी निवेदन करता हूं। कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सुंदर सुंदर, अति सुंदर। डॉक्टर सुनील जोगी जी में सच में वाकई हमें हंसा हंसा के हम सभी का दिल जीत लिया है। जोरदार तालियां डॉक्टर सुनील सर के लिए। सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे डीन एसएनएच डॉक्टर नवीन अलावत सर का। आगे बढ़ने से पहले हम अपने मुख्य अतिथि महोदय से हमारे आज के सभी प्रतिभागियों को मंच पर आमंत्रित करने की अनुमति चाहेंगे। नहीं, आप अनुमति दीजिए सर। धन्यवाद सर। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वेदिता मायनी, पावनी जैन, हंसिका गर्ग। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सबका। इशिता जायसवाल, शिव आदित्य, महामाया, दिव्य त्रिपाठी, प्रतुल जैन, तुषार एंड गीतांजलि खुराना। जोरदार तालियों से आज के हमारे प्रतिभागियों का स्वागत कीजिए। इसी के साथ हम अपना आभार प्रकट करना चाहेंगे डॉक्टर भारती, डॉक्टर तारनी, मिस्टर मुदित, डॉक्टर शालिनी के तहत। उन्होंने कल 80 से अधिक बच्चों का ऑनलाइन इंटरव्यू लेके उन सबको शॉर्टलिस्ट किया और आज हमारे सामने ये 10 फाइनलिस्ट हैं। तो हम अपना आभार प्रकट करना चाहेंगे। कृपया कर जोरदार तालियां बजाएं डॉक्टर भारती मैम, डॉक्टर तारनी मैम, मिस्टर मुदित एंड डॉक्टर शालिनी मैम के लिए। जोरदार तालियों से। तालियां। तकनीकी एक ऐसा पुल है जो वर्तमान को भविष्य से जोड़ता है। बिल्कुल, तकनीकी का विकास मानव जीवन को सुविधाजनक और उन्नत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये न सिर्फ समाधान और आविष्कार लाता है, बल्कि ये समाज के विभिन्न क्षेत्र में सुधार और प्रगति को भी मौका देता है। लेकिन क्या दीर्घकाल में तकनीकी पर इतना निर्भर रहना मनुष्य जाति के लिए वरदान सिद्ध होगा, या फिर तकनीकी पर निर्भरता अपने आप में ही एक अभिशाप है? इसी विषय पर आप सभी के समक्ष
एक वाद विवाद हेतु प्रस्तुत है हमारे प्रतिभाशाली छात्र, जो आज उपसंहार करेंगे कि तकनीकी वरदान है या अभिशाप। कृपया कर हमारे सिलेक्टेड लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाएं, इनका मन अच्छा करें, इन्हें भी बहुत कुछ बोलना है यहाँ पर, प्रोत्साहित करें तो जोरदार तालियां बजा के। इस वाद विवाद प्रतियोगिता के कुछ नियम हैं, जिन्हें मैं प्रत्येक प्रतिभागी से अनुरोध करती हूं कि वो ध्यान से सुने और उनका पालन करें। पहला, समय सीमा। प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 से 3 मिनट का निर्धारित समय होगा, जिसमें उन्हें अपना तर्क प्रस्तुत करना है। दोनों टीमों के स्पीकर को बारी बारी बोलने का मौका दिया जाएगा, जिसमें शुरुआत टीम पक्ष यानी टीम फेवर करेगी। स्पीकर विरुद्ध टीम के तर्कों का जवाब दे सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत हमलों की अनुमति नहीं है। स्पीकर उदाहरण और तर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने तर्कों को प्रस्तुत करने के लिए, और वक्ता एक दूसरे को बाधित नहीं कर सकते हैं। आप सभी को धीरज से काम लेना है, क्योंकि आप सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। हमारे हर एक प्रतिभागी को एक दूसरे के तहत सम्मान जताना होगा। केवल हिंदी में ही आप वार्तालाप कर सकते हैं। तकनीकी यंत्र का उपयोग सख्त मना है। आपको समय रेखा के अंदर रहकर ही अपनी बात पूरी करनी होगी, और कोई भी अमान्य विचरण से आपकी टीम को बाहर निकाला जा सकता है। सभी प्रतिभागियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। तो टीम पक्ष को बोलने की अनुमति है। मैम टाइमर। मैम के पास बजर है, आपका समय समाप्त होते ही मैम बजर बजा देगी। वह एक निर्देश होगा कि आपका समय समाप्त हो चुका है। ठीक है। चांद की खूबसूरती में दाग है, ये सच मान लो। फायदे हैं जहाँ, कुछ नुकसान भी वहीं जान लो। गुलाब की खुशबू में कांटे भी हैं, ये मत भूलो। तकनीक का भी यही है हाल। ए दोस्त सुन, कई फायदे के साथ थोड़ा नुकसान भी सह लो। 1930 में जब रेडियो का आविष्कार हुआ था, तब भी यही कहा गया था कि वे हमारे लोकतंत्र के लिए हानिकारक है और हेट स्पीच को बढ़ावा देगा। केवल यह ही नहीं, 1990 में जब केबल टीवी का आविष्कार हुआ था, तब भी यही बोला गया था कि वह हमारे समाज के लिए हानिकारक है। इसी तरह से तकनीकी की उन्नति को एक अभिशाप से तुलना करना पूरी तरह से गलत है। मैं दिव्या त्रिपाठी और मेरे सहपाठी गण महामाया, प्रतुल जैन, तुषार शर्मा और क्या नाम गीतांजलि आज आप सबको बताएंगे कि यह गलत क्यों है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय निर्णायक मंडल और यहाँ उपस्थित मेरे सभी मित्रों को आदरणीय नमस्कार। आज हम सब एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए इस सभागार में एकत्रित हुए हैं, और वह विषय है तकनीकी वरदान या अभिशाप। और मैं इस बात से एकदम सुनिश्चित करती हूँ कि तकनीकी उन्नति निस्संदेह हमारे लिए एक वरदान है, क्योंकि इसके कई फायदे हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, जैसे कि डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक में निरंतर सुधार हो रहा है। मैं छात्रों से एक बात कहना चाहता हूं कि चूंकि समय बहुत सीमित है, तो आप प्रारंभिक जो उद्बोधन है कि अतिथिगण या जज साहब या उन कुछ भी मत बोलिए, सीधे सीधे विषय पर बोलेंगे तभी आप उसे कवर कर पाएंगे, अन्यथा वो विषय छूट जाएगा। वो गलती मत करिए, सीधे अपने विषय पर बोलना शुरू करिए। शुरू का संबोधन छोड़ देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि समय बहुत सीमित है उनके हिसाब से। ठीक है। विपक्ष अपना तर्क प्रस्तुत करें। मैं अपनी जो विचार हैं वो चंद रहीमदास जी की चंद पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगा।
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। मेरा विचार यह है कि हम कहते हैं तकनीक ने हमारा केवल विकास ही किया है। क्या यह विकास सचमुच एक विकास है या फिर हम अपने ही अंत के पथ पर अग्रसर हैं? क्योंकि आजकल की जो समस्याएं हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो रही है, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इन सब मुद्दों पर आजकल चर्चा थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ गई है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हम तकनीक की बात करते हैं उसके ज़्यादातर लाभार्थी इंसान ही क्यों होते हैं? क्या पशु पक्षियों को जीने का अधिकार नहीं है? साथ ही साथ अगर ऐसा है तो वह विलुप्त क्यों नहीं हो जाते? उनकी अहम भूमिका है, उनका भी उतना ही अधिकार है प्राकृतिक संसाधनों पे, तो हम क्यों नई नई तकनीकें बना के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करते रहते हैं? साथ ही साथ मेरा ऐसा मानना है कि इंसानी लालच, स्वार्थ और पूंजीवाद की मिट्टी पर ही इस आजकल की तकनीकों का जो पौधा है वो उगता है। साथ ही साथ मैं अपने विचार को इस उदाहरण से संगठित करना चाहूँगा कि एक कारखाने के मालिक को अगर 5 तकनीकें दी जाएं तो वह वही तकनीक चुनेगा जिसमें उसकी सबसे कम लागत हो। साथ ही साथ वो पर्यावरण और प्रकृति के बारे में नहीं सोचेगा। तो ये जो दुष्प्रभाव के कारण इंसानी सभ्यता और इस पूरी पृथ्वी को कीमत चुकानी पड़ रही है, यह कौन चुका रहा है? कौन इसका भुगतान कर रहा है? इंसानी सेहत और पर्यावरण ही इस कर्ज का भुगतान कर रही है। इसी के साथ मैं अपने गुट को भी मौका देना चाहूंगा। धन्यवाद। मैं तकनीकी को एक समर्थन में देखती हूँ और इस विषय में मैं बोलना चाहती हूँ कि संचार, पहले कहाँ हम किसी की कोई भी खबर जान जाते थे, पहले हमें 1 दिन का इंतज़ार करना पड़ता था, उसके बाद खबर पता चलती थी, और अब 1 मिनट से पहले ही हमें खबर पता चल जाती है, और वो तकनीकी के कारण ही है। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी परिवहन, हमें कहीं से कहीं पर जाना है, हमें इतने समय लगता था और उसमें बहुत ज़्यादा समय हमारा व्यर्थ जाता था, पर अब परिवहन के कारण हम एक जगह से दूसरी जगह समय से पहुंच सकते हैं। तीसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कृषि क्षेत्र में कितना उत्थान करा है हमारे देश ने नहीं, पूरे देश ने कृषि क्षेत्र। अगर हमें अच्छे से जीवन जीना है तो हमारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, और स्वास्थ्य ठीक होने के लिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। पहले कितनी फसलें खराब होती थी, लेकिन अब तकनीकी के कारण फसलें, हमें पता है कौन सी फसलें, कौन सा बीज कब उगाना है और कौन सी दवाई हम डालेंगे कि उससे हमारी फसलें ठीक रहेंगी। चौथी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी स्वास्थ्य। पहले हमें पता ही नहीं होता था कि लोगों की मृत्यु किस लिए हो रही है, क्या दिल का दौरा हुआ है या फिर कोई और। अब तो हमें ये भी पता चलता है कि मृत्यु किस कारण की वजह से हुई है। हम अभी ये भी पता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगी कि हमारे विपक्ष ने उपस्थित सभी आदरणीय श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं पावनी जैन तकनीकी अभिशाप या वरदान के विपक्ष में बोलने जा रही हूँ। डिजिटल दुनिया ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर रही है जहाँ कुछ भी गोपनीय रहस्य नहीं रहा है। आज हमारे माँ बाप बेशक हमारे बारे में 2-4 चीजें नहीं जानते हो, पर हमारा मोबाइल हमारे बारे में सब कुछ जानता है। सूचना तकनीकी में हुई प्रगति ने आपराधिक गतिविधियों के क्षेत्र में नई संभावनाओं का मार्ग खोल दिया है। आपराधिक संसार के ट्रोलिंग, सूचना एवं पहचान की चोरी, यौन अपराध, वायरस अटैक, धोखाधड़ी, पैसे लूटना सब ऑनलाइन हो गया है। वास्तविक दुनिया की तरह जहां अपराधी संपत्ति चुरा लेते हैं, साइबर दुनिया में हमलावर डेटा चुराते हैं। यहाँ हमलावर किसी व्यक्ति की निजी सूचनाओं की जानकारी को साझा कर उसका धन चुराते हैं। 2 दशक पहले रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक युवा प्रोग्रामर ने अमेरिकी बैंक की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को हैक कर लिया और पैसे चुराना शुरू कर लिया। ना मखौटा, ना नोट, ना बंदूक। FBI कहता है कि तकनीकी युग की ये सबसे पहली बैंक डकैती थी, और ऐसे चोर जो मीलों दूर हैं उन्हें पकड़ना तो असंभव ही हो जाता है। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में लोग अपनी पल पल की खबरें ऑनलाइन डालते हैं,
जिससे इंसान की सुरक्षा का खतरा बढ़ते ही जा रहा है। साइबर स्टॉकिंग का एक बड़ा मुद्दा है आज के दौर में, जहां स्टॉकर्स किसी व्यक्ति को निशाना बनाकर उसको ऑनलाइन परेशान करते हैं। भारत में ऐसे कई मामले हैं जिसके परिणाम स्वरूप लक्षित व्यक्ति आत्महत्या जैसे बड़े कदम उठाने लगता है। केरल के रहने वाली मात्र 18 साल की युवा इन्फ्लुएंसर ने साइबर बुलिंग के चलते करी आत्महत्या। ऐसे ही एक और व्याख्या मैं बताना चाहूंगी जो दिल्ली एनसीआर में घट हुई। इसी वर्ष दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूल्स में बम होने की सूचना से हड़कंप मचा था। एक ही ईमेल के जरिए इन सभी स्कूलों में बम की धमकी भेजी गई। आप उदाहरण पर गौर फरमा रहे हैं कैसे एक ईमेल ने मिनटों में कितने सारे लोगों तक गलत जानकारी पहुंचाई। इस सभी के उदाहरणों के चलते हमें ये गौर फरमाने की आवश्यकता है कि तकनीकी हर युवा तक जानकारी तो पहुंचा रही है, पर वो जानकारी कहां तक सही है और कहां तक गलत है। आजकल छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन और उसके साथ चश्मा चिपका दिखाई दे सकता है। हम जानते हैं कि वर्तमान समय में तकनीक का बहुआयामी विकास हुआ है। आजकल हम किसी भी क्षेत्र में तकनीक के विकास से घंटों का कार्य मिनटों में और दुर्लभ कार्य चुटकियों में कर पाते हैं। प्रौद्योगिकी के विकास ने हमारे जीवन को आसान, तेज और सुविधाजनक बना दिया है। यह हमें दुनिया से जोड़ती है, हमें सीखने के नए अवसर प्रदान करती है और हमारे काम को सरल बनाती है। पहले कुछ कार्यों को करने के लिए हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था और संबंधित कार्यालयों में जाकर घंटों देर खड़ा होना पड़ता था, परंतु सूचना और तकनीक के प्रयोग के कारण कार्य सहज, सुलभ और सरल हो गए। वर्तमान समय तकनीकी क्रांति का युग है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के संसाधनों तक पहुँचे हैं। यह हमें ज्ञान और सूचना प्रदान करता है, संचार और संपर्क को सुगम बनाता है। तकनीक के महत्व को समझने के लिए आइए कुछ उदाहरणों पर नजर डालते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसआरएम विश्वविद्यालय में तकनीक के माध्यम से दाखिले के लिए परीक्षा आयोजित किया गया। इस परीक्षा की विशेषता यह थी कि छात्रों ने अलग राज्यों से दूर दराज अपने घर में रहकर एआई एवं तकनीक के माध्यम से इस परीक्षा को दिया और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण छात्रों का यहाँ चयन हुआ। यह सूचना और प्रौद्योगिकी का आपके समक्ष एक जीवंत उदाहरण है। तकनीक ने हमारे सपनों को साकार बना दिया है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी सूचना और तकनीक के प्रगति के लिए हम देशवासियों को निरंतर अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि तकनीक एक वरदान है और हमें इसका संतुलित, सीमित और जिम्मेदार तरीके से उपयोग करना चाहिए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम वेदिता है और आज मैं तकनीकी एक अभिशाप है इस बारे में बोलने जा रही हूँ। नई तकनीक के साथ साथ औद्योगिकरण भी बढ़ रहा है, जिससे वायु, जल, मृदा और ध्वनि जैसे अनेक प्रदूषणों को जन्म दिया है। साथ ही साथ पशु पक्षी और मानव जाति में स्वास्थ्य समस्याओं को भी जन्म दिया है। तकनीकी में एक दुष्ट शक्ति का सभी लक्षण हैं। हमें और हमारी प्रजाति को सबसे बड़ा नुकसान तकनीकी ने कारण ही होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण परमाणु बम और बंदूकें हैं। संख्याओं के अनुसार गाजा और इजरायली युद्ध के दौरान गाजा में नवीनतम हत्याओं की संख्या कुछ इस प्रकार है। मौत 40,435 लोग, जिसमें से 16,000 सिर्फ निर्दोष बच्चे थे। घायल 1 लाख से भी अधिक और लापता 10,000 से भी ज़्यादा। उनका यूएन कार्यालयों के नवीनतम
आंकड़ों के अनुसार इजरायली मामलों में गाजा के आधे से ज़्यादा घर नष्ट हो गए और 85% से ज़्यादा स्कूल भवन भी नष्ट हुए। अंत में मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि ये ज्ञान, ये विज्ञान, ये मानव और ये यंत्र और ये तकनीक, ये सब आज लाचार हो गए। जब प्रकृति ने तांडव किया, सब अहंकार दूर हो गए। शुक्रिया। सुप्रभात, मैं प्रतुल जैन। तो सबसे पहले तो विपक्ष के बातें सुनने के बाद मैं एक बात बोलना चाहता हूं। अगर हम विपक्ष के मेरे सहपाठियों को चांद दिखा दे, चांद, वो चांद की सुंदरता नहीं देखेंगे, वो चांद की गड्ढों की ओर देखेंगे। जब आपके आसपास देखो जनाब, तकनीकी के आपको वरदान दिया हुआ है, ये लाइट, ये एसी, ये सब तकनीकी के देन है। ये दिन की दोगलापन है। मैं दोगलापन निकालता हूं अभी। देखो जनाब, आप ये माइक यूज कर रहे हो, इसके अंदर होता है ट्रांसड्यूसर, वो टेक्नोलॉजी की देन है। इसके बारे में क्या बोलोगे आप? अब जहां 2047 तक हमारा पूरा भारत विकसित बनाने की कोशिश में है, तो आप अपने देश की प्रगति को क्यों रोक रहे हो? इसके बाद मैं बोलना चाहूंगा, आप हिंदुस्तान को देखो, जहां एक समय था जहां पे एक सरकारी काम के लिए लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, घूस देनी पड़ती थी। अब कुछ नहीं होता, सीधे फोन पे बटन से आप ई डिस्ट्रिक्ट, ई म्यूनिसिपैलिटी, डिजिटल इंडिया का आप लाभ उठा सकते हो एक फोन पे। उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा, आप अब देखो, घर बैठे बैठे आप इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, आप घर बैठे बैठे किसी भी प्लेटफॉर्म से अपना सामान ऑर्डर कर सकते हो। वो दिन गए कि आपको जयपुर की, अजमेर की कचौड़ी खानी थी, आज आप घर बैठे बैठे फोन पे खा सकते हो, फोन मंगा के खा सकते हो। अब तो ये टाइम आ गया है कि चलो मैं आपको बताता हूँ कि मेडिकल केयर, जो मेरी सहपाठी ने बोला, उसमें आप देखो आजकल बीपी, ऑक्सीजन, पल्स एक सेकंड में मशीनों से पता पड़ सकता है। जो और इतनी सारी कई बीमारियां, कैंसर, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, पार्किंसन, जो हम बीमारी को लगने से पहले ही पता कर लेते हैं कि क्या दिक्कत होने वाली है। और जहां मेरे विपक्ष की सहपाठियां आज भी देसी नुस्खे और हाथ में सर घुमाने वाले नुस्खे की बात करते हैं। हम बात करते हैं तकनीकी प्रगति की, हम बात करते हैं देश की प्रगति की। इसके बाद मैं एक छोटी चीज़ बोलना चाहूँगा कि आजकल जो हमारे आसपास प्रकृति की अनहोनी होती हैं, उस तक को भी हमारी टेक्नोलॉजी की देन के से हम लोग पहले से पता लगा सकते हैं कि कौन सी जगह पे कहाँ साइक्लोन आ रहा है, कहाँ ये सुनामी आ रही है, जिसके हम लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपनी इंसानियत को बचा सकते हैं। शुक्रिया। कैसे प्रगति पे तकनीकी का गलत असर पड़ रहा है। पहले हम मानव जीवन के बारे में समझेंगे। लंबे समय तक नीचे की ओर देखना, उससे गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, कलाई में दर्द और हाथों में दर्द ज़्यादातर मोबाइल और लैपटॉप के कारण होता है और उसके कारण शरीर का पोस्चर भी खराब हो जाता है। डिजिटल नेत्र तनाव, डिजिटल उपकरणों के लगातार स्पर्श रहने में हमारी आँखों के लेकर हराके हो जाती है। डिजिटल आई स्ट्रेन यानी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जिसे कहा जाता है। एक अध्ययन से पता चला है कि 60% से ज़्यादा अमेरिकन इससे प्रभावित हैं। डिजिटल आई स्ट्रेन के लक्षण हैं जैसे आँखों के आसपास लालिमा, सूखी आँखें, सिर दर्द और धुंधली दृष्टि। सुनने पर प्रभाव, ईयरफोन, हेडफोन्स का लंबे समय तक तेज़ आवाज़ में इस्तेमाल करने से सुनने की क्षमता कम होती है। अनुमान है कि दुनिया भर में 1.1 लोग इसके एडिक्ट हो गए हैं और इतने ज़्यादा हो गए हैं कि सड़क पर भी हेडफोन्स लगाकर चलते हैं, जिसके कारण बहुत सी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। शारीरिक निष्कर्षता, स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैबलेट का अत्यधिक उपयोग शारीरिक निष्कर्षता का कारण बन चुका है। आज के समय में 40% माता पिता चिंता है कि उनके बच्चे अत्यधिक स्क्रीन समय के कारण योग और मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। इसका एक सरल उदाहरण यह है कि मेरे आसपास के इलाके में शाम के समय पहले सब लोग खेल कूद करते थे, जबकि आज के समय में कोई बच्चा नहीं दिखता है क्योंकि उन्हें ऑनलाइन गेमिंग में मज़ा आने लगा है। तकनीकी ने न सिर्फ हम मनुष्य को बल्कि पशु पक्षियों को भी प्रभावित किया है। बढ़ते इंटरनेट की वजह से हमारे अनेक पक्षियों की संख्या विलुप्त हो गई है। हाल ही में भारत में जियो 5G की टेक्सटिंग के कारण पक्षियों की मौत हो रही है, जिससे बर्ड फ्लू कहते हैं। वनों की कटाई, शहरीकरण और खनन जैसी तकनीकी गतिविधियों के कारण वन जीवन के आवास नष्ट हो रहे हैं। तो इसी के साथ
सभी को हरे कृष्णा। मैं तुषार शर्मा कुछ अपने तथ्य रखना चाहूँगा तकनीकी के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तकनीकी अभी कुछ सालों से आई है? तकनीकी हमारे साथ तब से है जब से मानव का विकास हुआ। क्या पहली बार पहिए का आविष्कार करना तकनीकी नहीं था? क्या पहली बार आग का आविष्कार करना तकनीकी नहीं था? वे सब तकनीकी थे। मानव जीवन का एक नियम है कि जो तकनीकी के साथ चलेगा वही जीवित रहेगा। अगर मैं आज भी पुराने समय के नुस्खे आजमाता रहूँगा और अपना इलाज नहीं कराऊंगा तो क्या मैं जीवित रह पाऊँगा? मैं नहीं रह पाऊँगा। मैं तकनीकी के ही देन है कि आज हमारे पास अलग अलग एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स, एटॉमिक एनर्जीज, एटॉमिक बॉम्ब हैं। एटॉमिक एनर्जीज की वजह से आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की बिजली का पूर्ण उपयोग कर सकते हैं। क्या एटॉमिक बॉम्ब होना गलत है? बिल्कुल नहीं। अगर हमारा दुश्मन कल को हमारे ऊपर हमला कर देता है तो हमारे पास अपने बचाव के लिए क्या है? हम जानते हैं कि हमें शांति चाहिए, पर शांति के लिए हमें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। अगर हम युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं है तो दुश्मन हम पे अगले दिन हमला कर देगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सियाचिन, जहां पर सर्दियों में -50, -60 डिग्री टेम्परेचर होता है, क्या वहां पर मुझे अपने सैनिक तैनात नहीं करने होंगे? करने होंगे। तभी तो वो पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों पर नजर रख के हमारा बचाव कर सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जो गाड़ियां, जो बाइक हम यूज करते हैं, क्या उनमें तकनीकी नहीं है? तकनीकी है। पहले गाड़ियों में एसी नहीं था, एसी आया, धीरे धीरे एयरबैग्स आए, जिसकी वजह से मानव का जीवन बच सकता है। आज के टाइम पे अगर गाड़ी के सामने कोई भी मनुष्य, कोई भी बड़ा पत्थर, कुछ भी आता है तो गाड़ी अपने आप रुक जाएगी, भले ही मैं ब्रेक लगाऊं या ना लगाऊं। क्या यह सब तकनीकी की देन नहीं है? क्या हम ये चाहते हैं कि तकनीकी को त्याग कर हम मानव जीवन का अंत कर दें, या तकनीकी को एक सही तरीके से, एक सही हिसाब से इस्तेमाल करके हम अपना जीवन उन्नति की ओर प्रस्थान करें? धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं अपने सहभागी बड़े भाई के एक सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि हम चांद के गड्ढे इसलिए देखते हैं ताकि उन्हीं गड्ढों में फंस के गिर ना जाएं। और अब मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करना चाहूँगी कि ये तकनीकी, ये मोबाइल, ये लैपटॉप जो है, ये यूं ही इतना हट्टा कट्टा नहीं है। इसने बहुत कुछ खाया पिया है। ये हाथों की घड़ियां खा गया, ये चिट्ठी पत्रियां खा गया, ये किताबें खा गया, ये लोगों की तंदुरुस्ती खा गया, ये पड़ोस की दोस्ती, मेल मिलाप, पैसे, रिश्ते, यहाँ तक कि हमारा वक्त भी खा गया। नमस्कार, मैं हूँ इशिता जायसवाल और मैं फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। और आज मैं विपक्ष में अपने विचार रखूंगी, जिसकी शुरुआत में मैं अपने अतिथि महोदय जी की पंक्तियों से करना चाहूँगी कि यह तरक्की की लहर जाने कहाँ ले जाएगी, अब ज़मीं तो जा चुकी है, क्या आसमां ले जाएगी। तो कहते हैं कि अति की भली ना बोलना, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कि अति की भली ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति की भली ना बरसना, अति की भली ना धूप। आचार्य चाणक्य से एक बार पूछा गया था कि जहर क्या है, तो उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ की अति मात्रा में प्रयोग ही जहर है, फिर वो चीज़ चाहे प्यार हो, मार हो या तकनीकी हो। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ये तकनीकी जो हमारी सहायता के लिए बनाए गए थे, आज हम इसी के गुलाम बन बैठे हैं। ये जो हमारा काम आसान करने के लिए बनाए गए थे, आज ये हमें ही नाकाम बनाते जा रहे हैं। पहले सुबह उठते ही लोग अपने माता पिता के पैर छुआ करते थे, आज आँख खुलते ही फेसबुक, व्हाट्सएप और फ़ोन के दर्शन होते हैं। पहले जब फ़ोन तार से बंधा हुआ था तो इंसान आज़ाद था, आज जब फ़ोन तार से आज़ाद होके स्मार्टफोन बन गया है तो हम उससे बंध गए हैं। और हमें ये भी नहीं पता चलता कि कब हम तनाव, अनिद्रा, अशांति जैसी भयानक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। हमारी आंखों की रोशनी बेवक्त ही हमारा साथ छोड़ती जाती है। तकनीकी के गुणगान में हम इतना ज़्यादा लीन हो चुके हैं कि विनाश की तरफ बढ़ती मानव सभ्यता की ओर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ब्लू व्हेल गेम में जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी, और साइबर क्राइम, पबजी और टिकटॉक के माया जाल में जो हमारी युवा पीढ़ी फंस गई थी, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग के कारण हो रही आत्महत्याएं। तो जरा सोचिएगा कि अगर इसे हम वरदान कहेंगे मानव प्रगति के लिए, तो अभिशाप का रूप क्या होगा मित्रों। और जो अग्नि हमें
रोशनी देती है, वो अग्नि हमें जला भी सकती है। और समुद्र मंथन में अमृत के साथ विष भी बना था। मैं ये जरा भी नहीं कहती कि तकनीकी विकास मानव मस्तिष्क की श्रेष्ठ उपज नहीं है, वो है, लेकिन उसे सब कुछ मान लेना तो तर्क संगत नहीं है ना। लेकिन फिर भी अगर आप यही समझते हैं तो खुद ही बताइएगा कौन ज्यादा बदनसीब है, वो लहरें जो ठहर नहीं सकती या वो किनारा जो चल नहीं सकता। और अंत में एक छोटी सी हास्य कविता भी लाई हूं कि मोबाइल, लैपटॉप, घड़ी या हो प्ले स्टेशन, मोबाइल, लैपटॉप, घड़ी, गैजेट या हो प्ले स्टेशन, सबकी सोच से बाहर है ये टेक्निकल जनरेशन। LOL इनका हंसना है, OMG है रोना, पहले स्टेटस चेक करना है, बाद में इनको सोना, और सबसे मुश्किल काम है स्क्रीन पर से नजरें हटाना, ना जाने मुंह कहाँ है, कान में जाए खाना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं इशिता जय। तो इसी के साथ हमारी प्रतियोगिता का पहला चरण समाप्त होता है। जोरदार तालियां बजाइए। अब दूसरे चरण में हर एक पक्ष अपने में से एक वक्ता चुनेगा। उस वक्ता को कुछ वक्त दिया जाएगा जिसमें वो विपक्ष के तर्कों का खंडन करेगा। तो आप समझ चुके हैं नियम। हम शुरू करते हैं पक्ष से। आप कृपा कर अपना एक वक्ता चुनिए। तुषार। ओके, जोरदार तालियां तुषार के लिए। इस चरण में हर एक वक्ता को जो भी विपक्ष ने बोला है उसका खंडन करना है, उसका एक जवाब देना है। आपको लगता है कि वो गलत है, क्यों गलत है, आपको वो बताना है। वो नहीं, उनकी बारी आएगी, आपके बोलने के बाद उनकी बारी आएगी। तो विपक्ष ने कहा कि तकनीकी एक लालच है, परंतु मेरे हिसाब से तकनीकी एक लालच नहीं, मानव जीवन की भलाई है। ये कोई लूट नहीं, ये हम मनुष्यों की लापरवाही है। अगर तकनीकी हमें लूट पा रही है, आप अगर कोई भी अगर आप आज के समय कहीं पर भी ऑनलाइन बैंकिंग या किसी भी नेट बैंकिंग की सुविधा को उपयोग करेंगे तो आपको पहले एक गाइडलाइन दी जाएंगी कि आपको यह चीज़ें करनी है, यह चीज़ें नहीं करनी। हमें सब चीज़ें बताई गई हैं। अगर हम उन पे सिर्फ ओके, एग्री, ये सब क्लिक करके आगे बढ़ रहे हैं तो ये लापरवाही हमारी है, ना कि तकनीकी की। मेरे सहपाठियों ने कहा कि तकनीकी मोबाइल, टैबलेट्स, कंप्यूटर, इन सब की वजह से बच्चों की आंखें, कान खराब हो रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हर मोबाइल के अंदर आई फिल्टर्स, ब्लू रे ब्लॉकर्स, ब्लू रे ब्लॉकिंग सन ग्लासेस, ये सब नहीं है। अगर हम किसी चीज़ का गलत उपयोग करेंगे, अति हर चीज़ की गलत है। अगर मैं जल मेरे जीवन के लिए ज़रूरी है, पर अगर मैं पूरे दिन सिर्फ जल पीता रहूं तो वही मेरी मौत का कारण बनेगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई तकनीकी गलत है। मेरे सहपाठी ने कहा कि तकनीकी की वजह से इजराइल ने हमास के ऊपर बम फेंके, पर मैं पूछना चाहता हूं, अगर इजराइल के पास एक पूर्ण तकनीक नहीं होती तो क्या वे अपने नागरिकों की रक्षा कर पाते? क्या हमास ने जो बम फेंके, क्या वे उनसे बच पाते? नहीं बच पाते। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसी तकनीकी के दौर में जब इजराइल पर हमला हुआ, हमास एक बच्चे की तरह, जिसे कुछ नहीं समझ आ रहा, दोगलेपन में वो आगे बढ़ गया कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। परंतु ये कौन बताएगा कि पहले इजराइल के ऊपर बमबारी हमने की थी? सहपाठी ने कहा कि अमृत के साथ विष भी निकलता है। पूर्णतः सही है, परंतु देव और दानव दोनों को पता था कि विष निगलने के लिए हमारे पास शिव शंकर हैं। ऐसा नहीं था कि बिना कुछ सोचे समझे अमृत मंथन शुरू हो गया था। अगर आप किसी चीज़ के बारे में पूर्णतः अध्ययन नहीं करेंगे, उसके सही, उसके गलत, उनके बारे में नहीं सोचेंगे, तो वो निश्चय ही आपको नुकसान करेगा। मैं यहीं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा।
इधर से कोई अपना पक्ष रखेगा विपक्ष से? मेरा ये कहना है कि विपक्ष ने कहा था कि हमारा जो समय है वो आने जाने में बच जाता है, पर वो समय का उपयोग हो रहा है, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? वो समय भी तो बर्बाद ही होता है। जो आप रील्स देखते हैं वो भी तो बर्बाद हो रहा है वहाँ पर समय। तो ये तकनीक की खामी नहीं है। दूसरी चीज़ आपने कहा कि जो पर्यावरण पर जो असर पड़ रहा है उस पर भी तो आप ज़रा गौर फरमाइए कि पहले 6 ऋतुएं होती थी, अब असामयिक बारिश हो जाती है, असामयिक गर्मियाँ पड़ने लगती हैं, पूरी की पूरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो कहाँ पे तकनीक यहाँ पर आपकी मदद कर रही है? वो तो और चीज़ों को मुश्किल बनाती जा रही है। साथ ही साथ आपने परीक्षा का एक उदाहरण दिया था, तो परीक्षा में कितने विद्यार्थियों ने पूरी लगन से तैयारी करके वो परीक्षा दी, इसकी क्या प्रमाणता है आपके पास? वो एक ऑनलाइन परीक्षा थी। और एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि साथ ही साथ अमीर और गरीब का फर्क आप बढ़ा रहे हैं। मैं गरीब हूँ, मेरे पास नहीं है फ़ोन, मैं कैसे दूंगा वो परीक्षा? मुझे भी तो पढ़ने का अधिकार है, ये तकनीक की कमी नहीं है। साथ ही साथ आपने कहा कि बीपी यानी रक्तचाप होता है उसका हिंदी में मतलब, तो आपने कहा कि रक्तचाप जो है वो उसको हम पता कर सकते हैं। मैं पहले इस मुद्दे पे आऊंगा कि रक्तचाप पता करने से पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि पता करिए रक्तचाप हो क्यों रहा है। आजकल की तकनीकों के कारण हम 24 घंटे जब ऑनलाइन रहते हैं, आराम नहीं कर पाते, इतने तनाव में रहते हैं, तभी तो रक्तचाप और डिप्रेशन और आत्महत्या जैसे जो कांड हो रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। आप इस सदी की 2 बड़ी त्रासदियां मैं गिनवा देता हूं, भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल से कौन अपरिचित है? तो ये क्या तकनीकी की गलतियां नहीं थी? और एक बात बताइए, पहले जब जंगें होती थी उस 400-200 लोग मरे, अब एक बटन दबाते ही पूरे के पूरे शहर मिट्टी में मिल जाते हैं। आगे की आगे पुश्तें खराब पैदा होती हैं। हिरोशिमा नागासाकी का एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। साथ ही साथ आप ये कह रहे हैं कि एक देश को, जिसे हम कहते हैं आर्म न्यूट्रलिटी रहनी चाहिए, यानी कि हमारे पास हथियार है इसलिए हम शांत रहे। क्या शांतिपूर्णता पहले नहीं थी? आर्म्ड ही न्यूट्रलिटी एक रास्ता है हमारे पास। इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू माननीय मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर जोगी जी, और कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सारे बच्चों को जो आज मैं देख पा रही हूँ शुद्ध हिंदी में हमारे बच्चे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। ना सिर्फ शुद्ध हिंदी के शब्द यूज़ कर रहे हैं, उनके जो शब्दों का भाव है उस भाव के लिए जो उनकी आवाज़ में ऊंचाई नीचाई होनी चाहिए, जो भी उसमें हमें भाव चाहिए, जो वज़न चाहिए, वो मैं इनमें महसूस कर रही हूँ। सो इसके लिए ज़ोरदार तालियां सभी आज के प्रतिभागियों के लिए। और अब क्योंकि हम इनकी प्रस्तुति देख चुके हैं, तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे आज के मुख्य अतिथि को, डॉक्टर जोगी जी को, कि वो प्लीज़ आज जो ये वाद विवाद प्रतियोगिता हुई है प्रेरणा दिवस समारोह के अवसर पे, क्या उनका अनुभव रहा और उन्होंने क्या अनुभव किया इन प्रतिभागियों के विचार सुन के, और साथ ही साथ अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करने के साथ साथ उनसे अनुरोध करूंगी कि आज के विजेताओं का भी इनाम की घोषणा वो करें। सो सर प्लीज़। ये जो सबसे मुश्किल काम है वो आपने मुझे पकड़ा के, किसी एक को विजेता कहना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन जो अच्छी बातें हुई यहाँ इस वाद विवाद प्रतियोगिता में, एक तो विषय बहुत अच्छा चुना आपने कि तकनीकी वरदान है या अभिशाप है, और ये आज के व्यक्ति को, आज की पीढ़ी को बहुत जानने की आवश्यकता है। ये विषय बहुत अच्छा है। दूसरा, नई पीढ़ी के बच्चों से अच्छी हिंदी की उम्मीद बहुत कम होती है, तो हिंदी में आपने प्रतियोगिता रखी है और अच्छा काम किया। और सबको समान अवसर भी दिए आपने, छात्र छात्राएं दोनों ओर हैं। एक ही चीज़ मुझे थोड़ी सी खटकती रही कि ज़्यादातर लोगों ने देख कर बोला है,
जब हम किसी विषय पर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, तो प्रयास करें कि देखना नहीं है, फिर जो भीतर है वो निकलना चाहिए। मेरे अपने विचार हैं ये, देखिए, लेकिन वो एक दिन में नहीं आएगा, अभ्यास से आएगा। बार बार ये प्रयास करेंगे कि हम जो बोलेंगे वो उस विषय को पहले अपने भीतर उतार के बोलेंगे, तो आपके शब्दों में ज़्यादा प्रभाव होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। दोनों तरफ के कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा बोला, हालांकि सबने अच्छा बोला, लेकिन कुछ बच्चों में निश्चित तौर पे कॉन्फिडेंस अच्छा था, उनके तर्क अच्छे थे, उनकी सोच अच्छी थी। तो मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ कि उस बिटिया ने अच्छा बोला, आपने भी अच्छा बोला, और इन लोगों ने भी अपने विषय पर अच्छी बात कही। इधर के लोगों ने भी बहुत अच्छा अपने तर्क दिए। लेकिन ये तय है कि हम तकनीकी को छोड़कर आज के समय में जीने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आज जब हम ये कहते हैं कि तकनीकी, ये मान भी लिया जाए कि कहीं ना कहीं अभिशाप भी है, बहुत सारी चीज़ें तकनीकी ने हमसे छीनी हैं, जो सुविधाएं हम उसके माध्यम से लेते हैं वो हमें बीमारियां देते हैं। आप लगातार एसी में रहेंगे, आप तो बीमारियां आप तक आएंगी निश्चित तौर पे। बहुत सुविधाएं दी हैं तो आपको बहुत सारे कष्ट भी दिए हैं, बीमारियां भी दी हैं। ये जितना प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं तमाम तकनीकी के कारण भी है। तो जब भी कोई चीज़ तकनीकी आती है तो अच्छाई के साथ साथ बुराई भी लेकर आती है। बस हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम अच्छाई को स्वीकार करें, लेकिन ये नज़र रखें कि इसमें बुराई क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का, जैसे बिटिया ने कहा कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, बहुत ज़्यादा कुछ भी होगा तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो मैं अक्सर इस पे बहुत काम की बात कहता हूँ कि एक ज़माना था जब हमारे बुज़ुर्ग, हमारे लोग घरों के एक दिन का उपवास रखते थे हफ्ते में, नहीं तो त्यौहार पे तो रखते ही थे कि जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, एक दिन का उपवास रखें। वीकली उपवास होता था। इसलिए होता था कि हमारा तन स्वस्थ रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। एक दिन उसमें इंटेक कुछ नहीं होगा, खाना नहीं खाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। आज ये ज़रूरत हो गई है तकनीकी के कारण, संचार माध्यमों के कारण, कि जिस तरह से हम एक दिन का फिजिकल उपवास करते हैं, इसी तरह का जीवन में सप्ताह में एक दिन का डिजिटल उपवास करने की ज़रूरत है। तय कर लें कि एक दिन मोबाइल नहीं देखेंगे, हम एक दिन व्हाट्सएप नहीं करेंगे, हम टीवी नहीं देखेंगे, हम एसी इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो जो ज़िंदगी होगी उसका रंग कहीं कुछ अलग होगा। कभी आप ऐसी जगह जब जाते हैं जहाँ मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आता, कहीं पिकनिक में लोग जाते होंगे, ऐसा लगता है कि सारा सुकून जीवन में आज ही आया है। कोई फ़ोन आना ही नहीं है, कोई टीवी चलना ही नहीं है। तो तकनीकी बहुत आवश्यक है जीवन में, हम सोच भी नहीं सकते, बिना उसके तो बहुत सारे काम रुक जाएंगे, हमारे पूरे जीवनचर्या हमारी बदल जाएगी। लेकिन सावधानियां भी बहुत ज़रूरी हैं। और इन बच्चों ने निर्णय केवल मेरा नहीं है, और भी लोगों के निर्णय आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो निर्णय के आधार पर कहा जाए, अंकों के आधार पर कहा जाए, तो ये निर्णय निकल कर आया है कि तकनीकी आवश्यक है और तकनीकी के पक्ष में लोगों ने ज़्यादा मत दिए हैं। लेकिन इसके साथ ये ज़रूरी है कि तकनीकी में सब कुछ अच्छा नहीं है, ये मेरा अपना विचार है। मेरा विचार ये है कि तकनीकी बहुत विकास वरदान तो है ही, लेकिन कई मित्रों ने जो कहा कि अभिशाप है, तो निश्चित तौर पर वो भी है। लेकिन तर्क के आधार पर, अंकों के आधार पर, निर्णय के आधार पर तकनीकी ये कहा माना जा रहा है कि तकनीकी जीवन के लिए ज़रूरी है, इसलिए उसे नकारा नहीं जा सकता। और इन बच्चों ने कुछ उसके पक्ष में तर्क रखे हैं, जो कुछ लोगों को ठीक लगे हैं कि नहीं ये ज़रूरी है। तो विजेता तो पक्ष के लोग हुए हैं, लेकिन आप ये ना माने कि जो आप विपक्ष में हैं वो हारे हैं, ऐसा नहीं है। उनका पक्ष भी बहुत मजबूत रहा है, और उनके लिए एक बार तालियां बजाइए कि वो कम से कम सच कहने की हिम्मत तो जुटा पाए।
ये कहना बहुत आसान है, किसी की तारीफ कर देना, लेकिन किसी में थोड़ी सी कमी निकालना, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ईमानदारी चाहिए, बहुत सच्चाई चाहिए। तो इस पक्ष के लोगों ने वो निर्वहन किया है, कम से कम वो साहस दिखाया है कि हम तकनीकी में नुकसान क्या हैं वो बताएंगे। इसलिए आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, बहुत अच्छा बोला है, लेकिन विजय तो किसी एक की ही होती है। तो जो हमारे पास परिणाम आए हैं उसके आधार पर मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आपने बड़ा धैर्य से सुना, बीच बीच में तालियां भी बजाई, तो आपका भी बहुत आभार। निश्चित तौर पे आप आज कुछ सीख कर जाएंगे। ये प्रेरणा दिवस जो हम मना रहे हैं, इस प्रेरणा दिवस से कुछ प्रेरणा लेके जाइए, सीख कर जाइए और जीवन में उसे उतारिए। इसी के लिए ये उत्सव होते हैं, इसी के लिए आयोजन होते हैं, इसी के लिए विश्वनाथन जी और हमारे चांसलर सर ये प्रयास करते हैं कि बहुत कम जगह होता है जब हम एक जन्मदिन को 10 दिन तक मनाएं। तो इसके लिए भी मैं SRM परिवार को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि एक जन्मदिन को उन्होंने एक बहुत सार्थक उत्सव बना दिया और उससे अपने बच्चों को एक गहरी सीख देने का संकल्प लिया। तो बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत आभार। मुझे आपने आमंत्रित किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद महोदय, आपके विचार वास्तव में काफ़ी उच्च हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं डॉक्टर सुनील जोगी जी के लिए। कार्यक्रम को समाप्त करने के लिए मैं हमारे डायरेक्टर डॉक्टर S विश्वनाथन सर, हमारे डीन सर डॉक्टर नवीन अलावत सर एंड हमारी डीन IQAC मैम डॉक्टर दौम्या भट्ट को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा और निवेदन करूँगा डॉक्टर सुनील जोगी जी से कि वह परिणाम की घोषणा करें। जोरदार तालियों से सबका जोश बढ़ाएं। सारे विनर्स को कांग्रेचुलेट करें, जोरदार तालियों से। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। परिणाम महामाया, आगे आते जाइए। दिव्या त्रिपाठी, जोरदार तालियां बजाइए, सबको कांग्रेचुलेट कीजिए। तुषार और गीतांजलि खुराना। किसी की तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई नहीं दे रही है, एक बार फिर से। हमें पता है आप काफ़ी थक गए हैं 1 घंटे से यहाँ बैठकर, लेकिन अगर आप हमारे विजेताओं के लिए तालियां बजा देंगे तो उन्हें काफ़ी खुशी होगी। तो एक आखिरी बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक और आखिरी बार जोरदार तालियां। खुश है ये लड़का। डिजर्विंग, वेरी डिजर्विंग। सारे विजेताओं के चेहरे की खुशियों को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, एक बार तालियां बजा दीजिए, इनको खुश कर दीजिए।
तो प्रतियोगिता को समाप्त करते हुए मैं निवेदन करूंगा सबसे अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। Thank you.